सभी को नमस्कार। आज हम लोक प्रशासन पर नियंत्रण व्यवस्था पर अपना व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। लोक प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील बनाने के लिए सार्थक नियंत्रण व्यवस्था का होना आवश्यक है। वर्तमान में प्रशासन की शक्तियों का निरंतर विकास हो रहा है। यह विकास राज्य के निरंतर बढ़ते दायित्वों का ही परिणाम है। लोक प्रशासन के इस अतुलित शक्तियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता भी स्वयं सिद्ध है। जैसा कि प्रोफेसर वाइट लिखते हैं, लोकतांत्रिक समाज में शक्ति पर नियंत्रण आवश्यक है। शक्ति कितनी अधिक है, नियंत्रण भी उतनी ही अधिक उसकी आवश्यकता होती है। फेयोल ने नियंत्रण को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह प्रत्येक कार्य को योजना के अनुसार, कानून के अनुसार, निर्देश के अनुसार और निर्धारित प्रक्रिया या सिद्धांतों के अनुसार संपादित कराने का एक प्रक्रिया है जो सही या गलत को प्रमाणित करती है। संगठन के आकार, उद्देश्य तथा स्वरूप की प्रकृति के अनुसार नियंत्रण की विधियां, नियंत्रण की प्रणालियां सब जगह भिन्न भिन्न हो सकती हैं। लोक प्रशासन में नियंत्रण का जो मुख्य उद्देश्य है वह है वित्तीय संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना तथा संविधान, कानून, नीतियों तथा निर्धारित नियमों के अनुसार प्रशासनिक कार्यों का संचालन कराना। जब भी प्रशासनिक नियंत्रण की बात चलती है तो स्वाभाविक रूप से प्रशासन तंत्र की भूमिका, संगठन, प्रकृति आदि से संबंधित प्रश्न हमारे सामने आते हैं। इसी के साथ प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता का प्रश्न उभर कर सामने आता है कि जब भी हम जो कार्य कर रहे हैं वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है। प्रशासन पर किसके प्रति कितना उत्तरदायित्व होगा, इसका निर्धारण देश की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार होता है। लेकिन फिर भी लोक प्रशासन पर नियंत्रण की समस्या का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत हम कर सकते हैं। तो 3 प्रमुख प्रारूप हैं: संसदीय नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण और कार्यपालिका नियंत्रण। आज जो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे, लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि भारत में जो व्यवस्थापिका है वो किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन। ये मिलकर संसद कहलाती है। संसदीय नियंत्रण को विधायी नियंत्रण भी कहा जाता है क्योंकि देश के समस्त कानूनों और नियमों का निर्माण एवं स्वीकृति संसद के द्वारा प्राप्त होती है। और संसदीय नियंत्रण के भी हम 2 प्रकार से संसदीय नियंत्रण को देख सकते हैं: संसद की नियमित प्रक्रियाओं के द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण और दूसरा संसदीय समितियों के द्वारा नियंत्रण। पहले हम चर्चा करेंगे संसद द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण के कौन कौन से प्रमुख साधन है, यानी संसद की नियमित प्रक्रियाओं द्वारा अध्ययन। सबसे पहले बात करते हैं जो वह लोकतांत्रिक प्रशासन प्रणाली में विधायी नियंत्रण एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो सरकार के कानूनों, नीतियों और बजट की स्वीकृति के अलावा अन्य कई तरीकों से लोक प्रशासन को सजग, सक्रिय और रिस्पॉन्सिबल बनाए रखने में सहायक है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि व्यवस्थापिका में बैठ करके न केवल देश का भविष्य तय करते हैं बल्कि प्रवर्तित जो देश में चल रही प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं उनकी समीक्षा भी करते हैं। जनता की इच्छाओं, आकांक्षाओं और समस्याओं को राष्ट्र के सामने लाने और उन पर सार्थक बहस करने का एकमात्र जो सशक्त मंच है उसे वो व्यवस्थापिका, विधायिका ही है। प्रत्येक देश की जो निर्वाचित संसदीय प्रणाली की हम बात करें तो विपक्षी राजनीतिक प्रणालियाँ, पार्टियाँ जो हैं वो हमेशा जो सत्ता प्राप्त दल है उसको यानी सरकार को
आए दिन कटघरे में खड़ा करके लोकतांत्रिक प्रणाली में के ऊपर असंतोष व्यक्त करती है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका सदन के प्रति भी जवाबदेह होती है। भारतीय संसदात्मक प्रणाली में जो प्रमुख विधियां हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात जो हम करेंगे वो प्रश्नकाल पर हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात करते हैं। संसद का सबसे नया जो अधिवेशन राष्ट्रपति के अभिभाषण से प्रारंभ होता है। इस अभिभाषण में जो सत्ता प्राप्त दल है जो अपनी नीतियां बनाता है, मान्यता, कार्यक्रम, सफलता और इन सारे क्रियाकलापों का वर्णन करता है। राष्ट्रपति इन सारी चीज़ों को संसद में रखता है। इस अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद करने के लिए सामान्यतः 4 दिन का समय निर्धारित किया जाता है। विपक्षी दलों के सदस्य सरकार के कार्यकरण तथा नीतियों की आलोचना करने और विभिन्न समसामयिक समस्याओं को उजागर करने में रुचि लेते हैं, क्योंकि उनका कार्य ही विरोध करना होता है। अभिभाषण में सत्तारूढ़ दल की कार्यशैली का वर्णन होता है, यानी सरकार क्या कर रही है, जिसमें अनेक बिंदु ऐसे होते हैं जिन पर बहुत ज़्यादा चर्चा की जाती है। दूसरी, बजट पर चर्चा। जैसे आज के दिन हमारे जो वित्त मंत्री हैं सीतारमणिया, वो जो है बजट पेश कर रही हैं, तो वित्त मंत्री द्वारा आम बजट लोकसभा में प्रस्तुत जब कर दिया जाता है तो उस पर पर्याप्त चर्चा कर उस पर वाद विवाद होता है। ये हमने बजट पर भी बात की थी, तब इन सब चीज़ों पर चर्चा की थी, क्योंकि वार्षिक आय व्यय का यह जो ब्यौरा है वो देश के आर्थिक विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। बजट पर हमने 3 तरह के कटौती प्रस्ताव भी देखे। वित्त विधेयक पर चर्चा के द्वारा जब करों का बोझ अधिक होता है तो उसको कम करवाने के संदर्भ में आलोचना की जाती है। वित्त विधेयक पर चर्चा के द्वारा बहुत सारी चीज़ों पर विचार विमर्श किया जाता है। इसका एकमात्र जो सिद्धांत है कि वित्त विधेयक की किसी भी विषय पर चर्चा की जा सकती है और जनता को कि किसी भी कठिनाई पर बात पर प्रकाश डाला जा सकता है। सीधे आधार पर यह सिद्धांत है कि किसी भी नागरिक से तब तक कोई कर ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे संसद के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करने तथा असंतोष प्रकट करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त न हो जाए, क्योंकि जनता इस कार्य में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नहीं होती है, अतः संसद के द्वारा। अब दूसरे विषय पर हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।